ब्रेक इवन एनालिसिस पे हम बात करने लगे हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है कि, या बल्कि ऐसी एग्जांपल को जो लास्ट इसमें हम डिस्कशन अभी कर रहा था मैं, कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, और फिर बहुत सारे खर्चों को हम अपने स्टूडेंट्स से ही कवर करते हैं, या स्कूल अपने स्टूडेंट से कवर करता है। इस तरह बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, अपने फाइनल सेलिंग प्राइस से कोशिश करता है कि वो खर्चों को कवर करे और प्रॉफिट भी करे डेफिनेटली। अच्छा, अब ये जो स्कूल है, जिस स्कूल की हम बात कर रहे थे, बड़ा फोकस के साथ सुनना। वैसे तो मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ और बहुत इजीली आप सॉल्व भी कर लोगे एक दफा सुन के, लेकिन एक दफा आपको समझ आना चाहिए कि ये बिजनेस बिजनेस करता क्यों है। ये जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, तो आप इसके बारे में सोचा करो कि अच्छा, दैट्स हाउ अ बिजनेस डज, दैट्स हाउ अ बिजनेस थिंक, दैट्स द वे यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट द सिचुएशंस जो आपको बिजनेस एग्जाम में दी हुई होंगी ना। एग्जाम में भी आपको जब मैं आपको ये सिचुएशन स्टोरी के फॉर्म में समझा रहा होता हूँ या बात कर रहा होता हूँ जिसपे, इस तरह एग्जाम में भी आपको किसी की स्टोरी ही सुना, यूं समझा करो कि वो कोई और आपको रैंडम नई स्टोरी सुना रहा होगा, और वो आपसे पूछेगा कि बताओ अब इस बिजनेस को क्या करना है, कैसे करना है। ये सोचने का एंगल ही ये होना चाहिए आपका, तभी मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बता रहा होता हूँ। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पहले हमेशा आपने देखा होगा स्टोरी पे हम बात कर रहे होते हैं, समझ आए? तो वो आपका एंगल ऑफ थिंकिंग यही होना चाहिए कि आप किसी बिजनेस, समझो बिजनेस आपको कोई बात बता रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो खैर ये स्कूल है, और ये जो स्कूल है ना, इनके टोटल एक्सपेंसेस अभी हमने निकाले थे, तो कितने खर्चे थे? आई थिंक 1 लाख था ना, 100,000 लिखा हुआ था, सही है? तो इस स्कूल को ये बात पता चल गई है कि अभी 100,000 के एक्सपेंसेस हैं। टोटल टोटल खर्चा इनका 1 लाख रुपए का होता है। अच्छा, फीस कितनी चार्ज करते हैं? छोटा छोटा सा नंबर लिया, बता कितनी फीस चार्ज करते हैं? अभी सुनते रहना, 5,000, सही है? अब मुझे बताओ कि एटलीस्ट एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए हैं टू कवर फॉर दिस 100,000 ऑफ कॉस्ट्स? लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल दिस स्कूल एटलीस्ट नीड कि उसके पास 1 लाख रुपए तो आ जाए? वरना मतलब अ, नुकसान होगा ना। अगर 1 लाख से कम आपके पास पैसे आ रहे होंगे बिजनेस के पास, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट पता है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सोच लें, तो 100,000 की कॉस्ट है टोटल, और एक स्टूडेंट से हम 5,000 ले रहे हैं। तो टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी नीड टू कवर दिस 1 लाख? आई नीड 20 स्टूडेंट्स एटलीस्ट, यानी कि 20 बच्चे तो कम से कम चाहिए ना। 20 स्टूडेंट्स तो मुझे कम से कम चाहिए अगर मुझे 100,000 अपने खर्चों को कवर करना है। ऑब्वियसली आई विल, स्कूल विल वांट टू टीच मोर देन 20 किड्स ताकि प्रॉफिट हो डेफिनेटली। मतलब 20 स्टूडेंट्स जो है ना, इस 20 स्टूडेंट्स को हम कहते हैं ब्रेक इवन। जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है ना, बेसिकली जो 1 लाख की सेल्स है, वो आपके टोटल कॉस्ट जो खर्चा है 1 लाख, वो उसके बराबर हो जाएगा। बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाओगे अगर आपने 20 स्टूडेंट्स को इस स्कूल में पढ़ा दिया। दैट्स व्हाट माय डेटा सजेस्ट्स। पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये तो मेरा डेटा है, ऑब्वियसली इसमें चेंजेस बाद में आ सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि कोई भी बिजनेस होगा वो खर्चे नोट करेगा, फिर खर्चों को अपने स्टूडेंट से कवर करने की कोशिश करेगा। क्या उसको पता होना चाहिए, क्या एक बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं, या कम से कम, डेफिनेटली आपको अगर यही नहीं पता तो फिर आप चलोगे कैसे? आप कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट कब करना है, कैसे हम एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स तो लेकर आए? मतलब दिस इज हाउ यू स्टार्ट प्लानिंग, दिस इज हाउ यू स्टार्ट टू थिंक, अच्छा एटलीस्ट मुझे इतने तो चाहिए। ठीक है? और वैसे ब्रेक इवन लेट आना चाहिए, या लाइक इट शुड इट बी लेट, और शुड बी जल्दी जल्दी आना चाहिए, लेट आना चाहिए? अर्ली ना, इट शुड बी वेरी अर्ली। हम तो, स्कूल तो चाहता होगा फौरन आ जाए भाई, 2 बच्चों पे ही आ जाए सारा। ऑब्वियसली जितना कोई भी बिजनेस होगा वो तो यही चाहेगा ना कि जितने जल्दी खर्चे कवर होंगे उतना जल्दी हम प्रॉफिट में जा सकते हैं ना। तो हर स्कूल हर बिजनेस यही चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट करना, शायद अगर वो चाहता है, या प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। कुछ बिजनेसेस का शायद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं भी होता। किसी का, एडी का शायद ब्रेक इवन जल्दी करना ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था कि बस हम सर्विस दें। तो उनके लिए फिर शायद ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बिजनेसेस, डेफिनेटली दिस टॉपिक विल बी मच मोर वैलिड। सही है? तो खैर, अब ये ब्रेक इवन होता क्या है, हमें एक बात समझ आई। अब ब्रेक इवन
क्यों पता होना चाहिए, ताकि आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग करें। फिर अगर आप कहते हो कि यार ब्रेक इवन 20 स्टूडेंट्स आ रहा है और मैनेजर्स बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, यार ये 20 पे नहीं 15 पे होना चाहिए, या 14 पे होना चाहिए, या 13 स्टूडेंट्स पे होना चाहिए, अब जल्दी होना चाहिए बेसिकली, तो फिर उसके लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे प्रॉबेबली फिर कुछ बिजनेसेस सोचेंगे कि हम किसी तरह प्राइस किस तरह बढ़ा सकते हैं, या हम किस तरह से खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम खर्चे कंट्रोल करें और अपना ब्रेक इवन जल्दी ले आए, किस तरह ये 100,000 की कॉस्ट को नीचे ले आए, या किस तरह हम प्राइस को ऊपर लेकर जाएं। अब दोनों के अपने कुछ ना कुछ डिस्कशंस स्टार्ट हो जाएंगे कि यार अगर आप फीस बढ़ाने की बात करते हो तो फिर स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन पे डिफरेंस और इम्पैक्ट होगा। शायद अगर प्रैक्टिक कमर्शियल और फर्नीचर बिजनेस है और आप प्राइस बढ़ाने की बात करते हो तो फिर शायद कस्टमर भाग जाएंगे, कंपेटिटिव पोजीशन आप लूज कर दोगे, और उसके फिर डाउन साइड्स है ना अगर प्राइस बढ़ाते हो तो कुछ कुछ ऐसा क्रिएटिव आपको करना पड़ता है कभी कभी। जैसे आप कुछ नया ब्रांड न्यू फर्नीचर और इस तरह का शशका डालते हैं बेसिकली, ताकि आप प्राइस बढ़ा सको किसी तरह, या अगर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो किसी तरह खर्चे कम करने की बात करो। खर्चे कम करने का मतलब, अब दो तरह के खर्चे होते हैं। एक को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये भी समझ आया था आपको, और एक को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो, खर्चे कंट्रोल करना चाहते हो, स्कूल को हम बोल रहे हैं भाई, स्कूल के प्रिंसिपल आज आप प्रिंसिपल को आप समझाएं। सही है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गए, बड़े हो गए अब आप, और आप अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को, मैं इससे उनके बाल बना से पढ़ दूं ना, सही है, इनकी प्रिंसिपल को आप समझाएं और आप उनको समझा रहे हैं कि खर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं, समझ रहे हैं आप। और आप खर्चे समझा रहे हो कि यार आप या तो अपने सस्ती जगह पे थोड़ा सा रिलोकेट कर जाएं आप, और थोड़ा सा रेंट वगैरह बच जाएगा, लेकिन फिर प्रिंसिपल कह रही है नहीं यार वो सिक्योर नहीं है बच्चों के लिए। फिर आप कह रहे हो कि अच्छा फिर आप चले रेंट का छोड़ें, कोई एडमिन का बंदा फारिग कर दें आप एक आध सही है, अब आप उनको कह रहे हैं सैलरी शायद कम कर दें थोड़ी उनकी, तो वो कह रही नहीं यार वो तो डीमोटिवेशन के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, वो फिर निकालना भी नहीं है, वर्क बर्डन फिर कैसे होगा, बाकी के एम्प्लॉयज बहुत प्रेशराइज फील करेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि अब ये डिस्कशन चल रहा है कि हम, अब अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो वहां पे शायद डिस्कशन हो रही थी कि यार ये मटेरियल थोड़ा सस्ता वाला ले लेते हैं, या मे भी बल्क में खरीद लेते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। अब वो हम इस पे डिस्कशंस बिजनेस की शुरू हो जाती हैं कि यार खर्चे कैसे कंट्रोल करें, या फिर हम प्राइस कैसे बढ़ाएं। अब ये प्राइस बढ़ाना भी इजी नहीं है, ये बात तुम लोग मेरे ख्याल से समझ गए हो कि प्राइस बढ़ाने जाओगे तो फिर पता चला कस्टमर भाग गए, तो फिर एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन एंड देयर इज नो क्लियर सोल्यूशन। मतलब ये नहीं है कि आप ये कर दो, किसी भी रैंडम सजेशन नहीं दे सकते। हम उसकी ज़ाहिर सिचुएशन सोचेंगे, उसका किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसका किस चीज़ का बिजनेस है, वो कितना पुराना बिजनेस है, कितना वेल सेटल्ड बिजनेस है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फिर मैं बेसिकली उस बिजनेस की पोजीशन देख के फिर मैं उसको बताऊंगा ना कि यार ये तुम्हारे लिए ये वाला सोल्यूशन बेस्ट है। समझ आया? और ये बिजनेस के स्टूडेंट का काम होता है कि वो इस तरह बिजनेस की सिचुएशन एनालाइज करके उसकी सिचुएशन देख के फिर उसको बताए, क्योंकि कोई भी क्लियर आंसर नहीं है। कोई भी खर्चा बचा, आप लोग भी मुझे बताओगे क्या सर ये वाला खर्चा ऐसे बचा लेते हैं, तो मैं उसका भी आपको काउंटर पॉइंट दे सकता हूँ, कोई भी पॉइंट बताओगे तो। समझ आए? तो बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन, इट्स नॉट rights and wrongs. There are always rights and you have to just choose the best rights. Getting my point? क्या समझ आ रहा है डिस्कशन? अच्छा, इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस का हमने ये क्वेश्चन कॉपी किया था। सिर्फ आज हमें ये चीजें चार सीखनी है पहले आज, कि ब्रेक इवन का है ना हमें ग्राफ बनाने आना चाहिए, कैलकुलेशंस आनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमें बात पता होनी चाहिए कि यूनिट्स जो है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि कितने यूनिट्स हम बना के बेच रहे हैं या बना रहे हैं। जैसे हमें इसमें दिए हुए चार डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, देयर आर फोर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स बेसिकली, 0, 100, 200 एंड 300। ठीक है, फोर, देयर आर फोर डिफरेंट लेवल्स। और सेलिंग प्राइस दी हुई है $10। ये जो पता नहीं क्या चीज़ है, ये वॉच है, ठीक है, वी डील इन वॉचेस। देखो सिचुएशन तो हर वक्त जरूरी है। अच्छा, हम वॉचेस की बात कर रहे हैं, $10 की एक प्राइस है उसकी, सस्ती वाली वॉच है, और $6 की वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी फॉर वॉचेस, टेल मी। मतलब एक वॉच के लिए क्या रॉ मटेरियल जैसे कह लो, वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट क्या बनता होगा क्या रॉ मटेरियल लगता होगा इस पे,
बेल्ट लगता होगा, लेदर लगता होगा, प्लास्टिक लगता होगा, सेल लगता होगा, मेटल लगता होगा. गुड. These are the basic raw materials that I might need with the production of watches ना. So ये कह रहा है कि $6 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, और एक वॉच बनाते हैं तो $6 लगता है, दो वॉचेस बनाएंगे तो $12, थ्री वॉचेस बनाएंगे तो $18. If I make four watches, then it's $24. As my output would increase, my variable cost will go up. That's what a variable cost is. Fixed cost कितनी है? 800. अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए हैं चार चीजें. कितनी? चार. टोटल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. ये चार चीजों की अगर आपको कैलकुलेशन आज समझ आ गई सही से, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में होगा वो ग्राफ बनाना होगा. तो ग्राफ फिर इजी है. अच्छा, टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, कि आपने कितना यूनिट्स, कितने की सेल्स की. अच्छा, अगर मैं 0 यूनिट सेल करता हूं, सेलिंग प्राइस कितनी है? $10. $10 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है. अगर मैं 0 वॉचेस सेल करता हूँ, 0 कुछ भी नहीं बेचता, तो मेरी टोटल सेल्स कितनी होंगी? हाउ मच विल आई अर्न? 0. ऑब्वियसली 0. ये कैसा सवाल है सर? ऑब्वियसली 0. आप अगर कुछ भी नहीं बेचोगे तो 0. अच्छा, 100 वॉचेस अगर सेल कर देता हूँ, इफ आई सेल 100 वॉचेस एंड आई एम सेलिंग ईच वॉच फॉर $10, so my 100 watches will be sold for 100 into 10. That's how it works, right? नहीं समझ आए तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं तो मसला नहीं है, पूछ लेना वापस. अगर मैं 200 वॉचेस सेल करता हूं और एक वॉच $10 की है, तो 200 वॉचेस विल बी सोल्ड फॉर 10 ईच, सो दिस मेक्स 2000. बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर आप चाहें तो रट्टा भी लगा लें, सेलिंग प्राइस multiplied by units sold. This is what the formula is, but formula से ज्यादा जरूरी है लॉजिक्स, एंड लॉजिक्स आपको आई थिंक समझ आ रही हैं. अगर मैं 300 वॉचेस बेचता हूं एंड ईच वॉच इज सोल्ड फॉर $10, then $3000 will be my total revenue. ये फॉर्मूला लिख भी लेना, अभी नहीं, पहले सुन लो फिर लिख लेना. इसका जो फॉर्मूला है वो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है ना रेवेन्यू की, लेट्स से अगर डेफिनेशन आ जाती है, तो फिर आपको डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी लिखना होता है. ठीक है, तो फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, लॉजिक्स भी होनी चाहिए, लेकिन याद भी होना चाहिए. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट per unit variable cost is 6, right? And if I produce 0 watches, then what will be my total variable cost? एक घड़ी के ऊपर लगता है $6, तो 0 अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे अगर, तो 0 वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी फिर, जाहिर है. यस. अच्छा, अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हो और एक वॉच पे आपका $6 लग रहा है, तो 100 वॉचेस इंटू $6, तो $600 है ना, यानी एक घड़ी पे $6 लगता है, तो 100 घड़ियों पे कितना लगेगा? 600. तो 200 वॉचेस पे कितना लगेगा? 200 इंटू 6, दैट विल बी 1200. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो $6 है, into the units produced. So that's what the formula for variable cost is, total variable cost is. And if I produce 300 watches, then my total variable cost will be 1800, because each watch costs me $6. Fixed cost बताओ, अगर मैं कोई भी घड़ी ना बनाऊं, 0, तो क्या मुझे फिर भी रेंट तो पे करना पड़ेगा? बिल्कुल. मतलब ऐसा तो नहीं है कि जून जुलाई में अगर स्कूल खाली होगा तो आप लैंडलॉर्ड को बोलो नहीं किराया नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपने किसी मंथ में प्रोडक्शन नहीं करी, ये तो अब आपका मसला है ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको देनी. अच्छा, अगर आप 100 वॉचेस बनाते हो तो भी 800, अगर आप 200 वॉचेस बनाते हो तो भी 800, अगर आप 300 वॉचेस बनाते हो तो भी 800, बिकॉज दिस इज व्हाट द फिक्स्ड कॉस्ट इज. इट विल नॉट चेंज विद योर लेवल ऑफ आउटपुट. और लास्ट चीज, टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे बेसिकली सारे खर्चों को ऐड करना होता है ना, और मेरे पास ये एक वेरिएबल कॉस्ट के टोटल दिया हुआ है और एक फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल दिया हुआ है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, बेसिकली सारे खर्चों को ऐड करना है ना, तो रेवेन्यू तो नहीं ऐड करूंगा, रेवेन्यू तो मेरी इनकम है. सही है. तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहता हूं, तो आई विल हैव टू ऐड दिस वेरिएबल कॉस्ट एंड विल हैव टू ऐड दिस फिक्स्ड कॉस्ट्स. सो 0 प्लस, एक तरह से जो पहला वाला लाइन आपको नजर आ रही है ना, 0 प्लस 800,
इज इक्वल्स टू 800. 600 plus ये वाला 600 plus 800 is 1400. I'm just adding up the costs. I'm not adding up the revenue because revenue is my sales. It's not my kharcha. It's my income. 1200 plus 800 is $2,000, and 1800 plus 800 is $2,600. And that's how I calculate my total costs. और कैलकुलेशन समझ आ रही है मेरे ख्याल से. और अब हमें वैसे जब भी ब्रेक इवन का ग्राफ बनाना होता है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ब्रेक इवन का ग्राफ अभी तो हमने खैर सीखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा जब भी ग्राफ की वर्किंग शुरू करते हैं, जब भी बनाना शुरू करते हैं, जैसे भी हम करेंगे, लेकिन तो पॉइंट इज कि ये चारों चीजें उसमें आती हैं नजर. ठीक है, ये बात तो पहली आपको पता है. दूसरी आपको ये बात पता है कि ब्रेक इवन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. द हाउ द पीपल डिस्कस अबाउट इट, हाउ द पीपल टॉक अबाउट, पीपल नहीं, मैनेजर्स टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. ठीक है, और ये कॉपी कर लो टेबल, अगर नहीं किया तो प्लीज.